मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं देव शाह। अगर आप देव शाह भाई को नहीं जानते हो तो आपने ऑडिट पर चर्चा मेरे चैनल पर डली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। देव भाई सीए फाइनलिस्ट हैं और उनने बहुत अच्छा स्कोर किया था। ऑडिट में एग्जाम्सन आई थी, एफएमई को में एग्जाम्सन आई थी। तो हमने ऑडिट पे तो उनके साथ बहुत सारी चर्चा करी थी कि हम ऑडिट में क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उनके साथ एफएमई को पे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछने वाले हैं जो आप सबको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव शाह। आप इनसे हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले मिल चुके होंगे ऑडिट वाली वीडियो के लिए। तो देव भाई कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे दोबारा वापस आके। बढ़िया फीलिंग है। दुआ कीजिए कि ऐसे ही स्कोर करते रहे हम और आपके चैनल पे आते रहे, मौका मिलता रहे हमें। आपने तो स्कोर कर लिया, अब टाइम आ गया कि आप हमें स्कोर करवा दो, क्योंकि ग्रुप टू तो हमें देख के डर लग जाता है, लोगों के स्कोर देख के डर लग जाता है। एफएमईको का जैसे पेपर आ रहा है ना, तो अब तो लग रहा है कि एग्जाम्शन लाना तो छोड़ो, पास ही हो जाए वही बड़ी बात है। अब आप एग्जाम्शन लेके आए हो, अब लग रहा है कि हमारी भी आ सकती है यार। आप बताओगे स्ट्रेटेजी तो फिर हम भी लेके आएंगे। तो देव भाई, जैसे हमने ऑडिट की वीडियो में बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे थे, वैसे ही हम आपको अभी फिर से तंग करने वाले हैं। क्योंकि उसमें हमने ये सोच के आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हमें कुछ नहीं आता, और वही एफएमईको की में भी है। मैंने सिर्फ क्लासेस देखी हैं, बाकी मुझे नॉलेज है नहीं एफएमईको के ऊपर ज़्यादा। और पेपर भी बहुत टफ आ रहे हैं पिछले 2-3 बार से। तो अब मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप सॉल्व करोगे अब। बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा भाई। बस फिर आप रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके इससे पिछले अटेम्प्ट में जब आपने दिया था तो आपके 27 या 28 के अप्रोक्स मार्क्स आए थे। और उसके बाद से सीधा एग्जाम्सन तक की छलांग, यानी बहुत बड़ी बात हो गई यार ये तो। तो इसमें क्या लगा कि आपने क्या गलतियां करी थी जो हम सब लोग भी कर रहे होंगे और जो हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर आपने क्या जो अच्छे स्टेप्स लिए फेल होने, मतलब फेल मतलब कम स्कोर करने के बाद, कि आपको इतने अच्छा स्कोर कर पाया फिर से। तो इसमें यश भाई क्या रहता है, दो तीन चीजें रहती है। सबसे पहली गलती जो मैंने नवंबर 22 में की थी वो ये था कि मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भाग रहा था। मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और नवंबर 22 का कहीं ना कहीं पेपर देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि इंस्टीट्यूट का जो फोकस है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा है, ना कि आपके सिलेबस कंप्लीशन पे। आप देखो एफएम में कितने बड़े बड़े चैप्टर्स है। आप कैपिटल बजटिंग का चैप्टर ले लो, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर ले लो। These all chapters don't only demand you to complete them but also conceptually clear them. मैं अक्सर मुझसे भी जो मैं काफी बार मेंटोर भी करता हूँ, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे काफी सारे एस्पिरेंट्स कनेक्ट करते हैं, तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूँ कि एक बार तुम एक या दो चैप्टर कम भी कर लोगे ना तो चलेगा। इनफैक्ट मैं भी बता देता हूँ, एफएम इकोनॉमिक्स का मैंने भी पूरा सिलेबस नहीं करा था, बट जितना करा था आई वॉज श्योर शॉट की एग्जाम अगर मैंने 10 क्वेश्चन किए तो एग्जाम में 11वां सवाल भी उठकर आ जाना, देन आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ये एक लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो स्टडी मटेरियल है अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस के लिए जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आप भी ये चीज मानते होगे अभी। कहीं ना कहीं आईसीआई मटेरियल आपका बेस पूरा क्लियर आउट करवा देगा, लेकिन जो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस चाहिए एफएम इको में, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जिस फैकल्टी की बुक को रेफर कर रहे हो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हो। मैं बताता हूँ, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था नवंबर 22 में सीए इंटर का, और तब भी मुझे 28 नंबर आए थे एफएम में। मेरा पहला अटेम्प्ट था मई 22 में, तब भी मुझे एफएम इको में 28 नंबर आए थे। तो एक गलती मैं ये करा था कि मैं कंसेप्चुअली क्लियर नहीं था, दूसरा यही था कि मैं जो है बहुत कम प्रैक्टिस करके जा रहा था। एंड इसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे एक रेगुलर बैच ही लेना होगा, क्योंकि जब आपके किसी सब्जेक्ट में 30 नंबर आते हैं, 25 नंबर आते हैं, तो एक चीज तो पक्की है कि आपका सब्जेक्ट का बेस हिला हुआ है। तो इवन आफ्टर आई गेव 2 अटेम्प्ट्स मैंने रेगुलर बैच से किया। इवन तो मेरे पास 3 महीने ही थे। अराउंड 10 जनवरी को रिजल्ट आया था, और दो आई गेस 15 मई से एग्जाम शुरू हुई थी, मई 23 की, जहां तक मेरा आइडिया है ग्रुप टू का। तो वही 3 साढ़े 3 महीने का मेरे पास गैप था, बट वो 3 साढ़े 3 महीने में मैंने रेगुलर बैच पूरा किया एफएम का, इकोनॉमिक्स जितना मुझसे हुआ किया। बट मैंने एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करी थी, दैट इज फॉर श्योर। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और एक आपका एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत मैटर करती है और, एफएमईको और, में। और जैसे देव भाई क्या होता है कि हम एफएम सॉल्व करने जाते हैं ना,
तो हमारे इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, हर चैप्टर में कई सारे कंसेप्ट हैं, फिर ओवरऑल हम एफएम पढ़ने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट था। हम भूलने लगते हैं कि इसमें क्या था उसमें क्या था, हम एक चैप्टर के कंसेप्ट को दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट से मिलाने लगते हैं कई बार। तो ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे साथ हो जाता है, इस चक्कर में मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसा आपके साथ हुआ है, और हुआ है तो कैसे टैकल करते हो यार इन सब चीजों को आप? यस भाई, नॉट ओनली इन एफएमई को, बट आई एम डैम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, लगभग हर एक एस्पिरेंट को सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, फिर चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, ये दिक्कत आती है। और हम्म। इसका एक सोल्यूशन जो मैंने अपनाया था इज दैट कि एफएम के लिए एंड इको के लिए मैं एक एडजस्टमेंट बुक करके कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंप्लीमेंट किया था, नॉट ओनली इन एफएम इको बट इन ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मैं क्या करता था, हर एक चैप्टर से जो भी मुझे ट्रिकी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स लगते थे, मैं उन्हें एक साइड पे लिखता था, और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं उनके दूसरे साइड पे लिखता था। और इससे क्या होता था कि मैं जैसे जैसे सिलेबस कवर करता जाता था, मैं वो ट्रिकी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स लिखता जाता था, और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, क्योंकि मुझे मेरी ऑलरेडी सारी वीकनेसेस पता चल जाती थी, क्योंकि जितनी भी मेरी वीकनेसेस थी वो एडजस्टमेंट बुक में ऑलरेडी रिटर्न थी, तो मैंने सिर्फ वो बुक एक बार रेफर कर ली थी एडजस्टमेंट वाली, और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वापस से बूस्टअप हो गया था, मुझे फटाफट सारी चीजें रिकॉल हो गई थी। सो नॉट ओनली फॉर एफएम, मैं बोलता हूँ जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आ रही है, आप ये चीज कर ही लो, सोचो ही मत दूसरी बार। तो अभी तक तो मैं ये चीज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करने वाला हूँ मैं, अभी से करने लगूंगा। अभी मैं पढ़ने बैठूंगा फिर से ये चीजें स्टार्ट। अब मैं एफएम लगाने बैठने वाला हूँ। अच्छा देव भाई, क्या होता है ना, हम ना एफएमई को पढ़ने जाते हैं तो हम एफएम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, मतलब इतनी ज्यादा कि एफएमई को मैं सिर्फ एफएमई सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। इको तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है, काम चल जाएगा, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इको को हम इतना हल्के में ले लेते हैं। मैं जिससे भी पूछता हूँ ना, मेरे से हर कोई यही बोलता है, भाई एफएम एफएम एफएम, कोई इको की बात ही नहीं करता है। तो आपके हिसाब से अगर हमें एफएम इको में स्कोर करना है तो इको कितनी इंपॉर्टेंस रखता है उसके अंदर? टू बी ऑनेस्ट, इको का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड मैं आपको बताता हूँ यश भाई, इसका रीजन क्या है। पहली चीज तो, जब आप बोलते हो कि एफएम 60 नंबर का आता है और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स का आता है, तो एस्पिरेंट के दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाता है कि यार एफएम 60 का है, मतलब 60% है, और इको 40% है, तो पहले मुझे एफएम को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम कवरेज है। और मैं बोलता हूँ यहीं पे काफी सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, तो एफएम इको ऐसा नहीं है ना कि इको सिर्फ 20 नंबर का आ रहा है, एफएम 80 नंबर का आ रहा है, 60-40 इज अ गुड बैलेंस टू। तो आपको दोनों साथ साथ में करना चाहिए, एंड इको इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें एक और दूसरा रीजन जो मैंने देखा है इकोनॉमिक्स में, वो ये है कि जो इको के पेपर में 20 से 25 नंबर की थियरी आती है, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं कोई टॉपर वॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 20-25 नंबर के लिए इतनी ज्यादा थियरी याद करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी स्ट्रेटेजी खाली शेयर कर देता हूँ इकोनॉमिक्स की, कि मैंने कैसे इसको टैकल आउट करा था। चैप्टर नंबर 1 जो था आपका नेशनल इनकम वाला, वो पूरा किया था, थियरी प्रैक्टिकल एवरीथिंग। चैप्टर 4 पहले 3 यूनिट्स की थियरी, और इसके अलावा जितना भी पोर्शन बच जाता है वो सारे पोर्शन में मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो था। एंड मैंने इतना पहले से सोच के रखा था। एंड इसके बाद अगर टाइम बचे, सी मैं बोल रहा हूँ, अगर टाइम बचे, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको पूरा कर ही लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए आपको इतनी पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड एफएम इको में अगर आपको एग्जामिशन लानी है, तो नॉट ओनली एफएम इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आप इको भी अच्छे से कर लेते हो तो एग्जामिशन तो छोड़ो, आप 70-75 या उसके ऊपर भी पहुंच सकते हो। तो मैं भी अब यही करता हूँ। तो देव भाई, अब क्या होता है ना, जैसे अभी सिर्फ दो, अब जब जब ये वीडियो आएगी तब सिर्फ 2 महीने कुछ बचे होंगे एग्जाम के लिए, या 2 या 2.25 महीने, जब बच्चे देख रहे होंगे तो और कम टाइम बचा होगा। तो अब वो कंफ्यूज होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे कि एफएमई को में उन्हें डर लग रहा होगा। तो अब क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? और मैं ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा। एक तो वो जिनकी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, और सेकंड वो जिनकी 1-2 रिवीजन भी हो चुके हैं, और फर्स्ट वाला वो था कि जिनके मतलब जिनकी सिर्फ क्लासेस कंप्लीट हुई है, उनका रिवीजन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए अपनी तरफ से कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहें तो? ओके, तो यश भाई, पहली तो चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों जो टाइप के स्टूडेंट्स हैं हम्म। या एस्पिरेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी कह रहा हूँ कि ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए। बोथ हैव देयर वे ऑफ अप्रोचिंग द एग्जाम, बट बोथ बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कैन एंड अप सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स इन दिस।
पेपर। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने अभी अभी सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करी है एंड दे आर अबाउट टू बिगिन अ रिविजन, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि एडजस्टमेंट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप पहला रिवीजन जब स्टार्ट कर रहे हो ना, आप पहले रिवीजन के साथ साथ भी एडजस्टमेंट बुक बनाना स्टार्ट कीजिए। अपने आप आपको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। एंड आप कह रहे हैं 2 ढाई महीने, 2 मंथ्स अगर हम पकड़ते हैं, आई थिंक एफ को के लिए अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो आई थिंक 1.5 टू 1.5 से 2.25 महीने रिवीजन के लिए मोर देन इनफ है। एंड अगर आप ये पहला रिवीजन आप अच्छे से कर लेते हो तो यू कैन स्टिल अचीव वंडर्स। मैं तो यही कहूंगा, बिकॉज आप रिवीजन के साथ साथ एडजस्टमेंट बुक भी बना रहे हो। And एक और चीज मैं बोलता हूँ, अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, मतलब आपका इकोनॉमिक्स का थियरी भी पूरा हो चुका है, तो इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हो, एक नोटबुक बना लो। हर एक आंसर जो आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अब से 1 महीने बाद अगर आप मेरे पास आओगे तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, इकोनॉमिक्स का बुक, इकोनॉमिक्स के लिए एक दूसरा नोटबुक ही बना दो। उसमें हर एक आंसर चार्ट फॉर्मेट में आप लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे अभी नेशनल इनकम का कोई आंसर है, तो नेशनल इनकम कितने टाइप्स की होती है, जस्ट एन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक चार्ट फॉर्मेट में हर आंसर को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने का अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट इतना टाइम जरूर है कि आप हर आंसर को चार्ट फॉर्मेट में फटाफट लिख के खत्म कर सकते हो। तो इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड आप जानते ही है, मैंने ऑडिट की वीडियो में भी कहा है कि थियरी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड जिन बच्चों के एक दो रिविजन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप भी एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। काफी बार क्या होता है, मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो एग्जाम के 2 महीने पहले 3 4 रिविजन खत्म कर देते हैं, बट इन द लास्ट 1 2 मंथ वो चीज को इतना लाइटली ले लेते हैं एंड इन द एग्जाम उन्हें कुछ याद नहीं आता है। तो ये चीज जिन जिन बच्चों का एक दो रिविजन ऑलरेडी हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू यू कि आप उस चीज को रिटेन करते रहो। अदर सब्जेक्ट्स तो आपको मैनेज करनी है, बट इसे अगर आप रिटेन भी कर सको ना, तो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री की तरह आपके लिए ये साबित हो सकता है, विक्ट्री प्लान की तरह आपके लिए साबित हो सकता है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एफएमई को में हम पेपर देने जाते हैं तो हमारी स्पीड कम पड़ जाती है, छूट जाता है। और तो कैसे हम इसे सही कर सकते हैं, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज़। हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, जब हमारी चेक होकर कॉपी आती है तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ नंबर कट रहे हैं, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, प्लस हमारी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इससे हम वहाँ पेपर टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ज्वाइन करें, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आप ये चार्टर स्टडीज की टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि इसमें आपको हर चैप्टर का एक टेस्ट प्लस 2 फुल पर्सन टेस्ट मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको मेंटरशिप सेशन मिलने वाले हैं टॉपर्स के साथ में, जो आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो भी आपको डाउट्स आ रहे होंगे। तो कैसे ये टेस्ट सीरीज लेनी है, तो वो उसकी स्क्रीन में आप लोगों के आगे शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में, मोबाइल में गूगल खोल लेना है। जैसे आप गूगल खोलोगे, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है चार्टर स्टडीज़। देखिए जैसे गूगल खुल चुका है, मैं यहाँ पे चार्टर स्टडीज़ सर्च करता हूँ। जैसे आप चार्टर स्टडीज़ सर्च करोगे, आपको एक विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें आपको पहली लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पहली लिंक पे क्लिक करते हो तो चार्टर स्टडीज़ का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। उस पर आपको विजिट टेस्ट सीरीज़ पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके पास ना एक टाइप की विंडो खुल जाके आ जाएगी। उसमें आपको सीए सेलेक्ट कर लेना है कि आपको सीए चाहिए, सीएस सीए में हर एक की यहाँ पर टेस्ट सीरीज से आप सीए पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको सी इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, सी इंटरमीडिएट के बैच आ जाएंगे। अगर आप ग्रुप 1 के एग्जाम दे रहे हो तो ग्रुप 1 ले सकते हो। मैं ग्रुप 2 के दे रहा हूँ तो मैं ग्रुप 2 पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं ग्रुप 2 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा कि आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगी 4200, और यहाँ पे आपको डिटेल्स भर लेनी है। और 1 मिनट, आपको 4200 नहीं देने हैं, आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे कोड डालना है आपको सिर्फ yes50। मैं डालता हूँ, देखिए yes50 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब इसकी प्राइस कम होके हो गई होगी 2100, यानी सीधा 50% ऑफ। और इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आप बना लोगे, लॉगिन करके आप यहाँ पे टेस्ट अपलोड कर सकते हो, आप अपने चेकिंग देख सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये तो था टेस्ट सीरीज़ कैसे लेनी है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। तो हम चलिए अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देव भाई, जब ये वीडियो आएगी ना तो कुछ बच्चे इस डाउट में भी होंगे कि अभी सिर्फ एग्जाम को 2 महीने बचे हैं या 1.5 महीने बचे हैं, जब भी वो वीडियो देख रहे होंगे, और उनका सिलेबस रह गया होगा, मतलब उनकी क्लासेस पेंडिंग हो सकती हैं, उनका काफी सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो उन्होंने अभी तक उठाए तक नहीं है, या उनकी इको पेंडिंग रह सकती है, थोड़ी सी इको भी तो उन्होंने पढ़ी ना हो। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, 1.5 महीने बचे हुए हैं, हम क्लासेस कंप्लीट करें कि रिवीजन करें कि क्या करें। तो आप ऐसे बच्चों को कुछ कहना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सी, अब
आप मानो या ना मानो, बट हमारे जो सीए कोर्स में है एक बहुत बड़ी मिथ ये है, और वो ये है कि जब तक आप पूरा 100% सिलेबस नहीं कर सकते आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। दिस इज श्योरली अ मिथ। जहां तक मैं मानता हूँ ये तो एक मिथ ही है। ठीक है। एंड मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस पे काफी सारे जो एस्पिरेंट्स है वो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई अगर पूरा सिलेबस करोगे ही नहीं तो नॉलेज कहाँ से पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम जब आपकी खत्म होगी से लेकर रिजल्ट तक का टाइम आपके पास 2 ढाई महीने तब है। तो नॉलेज आप कभी भी बढ़ा सकते हो। सीए बनने के बाद भी आपको आधे से ज्यादा टाइम अपने आप को अपडेट करते रहने में ही इन्वेस्ट करना है। तो नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, बट आप अभी जो है एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो विच इज गोइंग टू गिव यू दैट डिग्री। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसाइज तो करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ। एफएम के लिए इट इज लेवरेज एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये छोटे चैप्टर्स हो गए। तीन बड़े चैप्टर्स आपके होने चाहिए, रेशियो एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और उसी के साथ उसका रिस्क एनालिसिस वाला। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तीन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एंड आपका एस्टिमेशन ऑफ, नॉट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक और यूनिट है। आई थिंक इट्स रिसीवेबल द थियरी। पेबल हाँ। रिसीवेबल पेबल मैनेजमेंट। कैश तो हो गया, डेटर्स हो गया, एंड इसके बाद, हाँ, इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ही है। बट इसमें क्या होता है ना यश भाई, काफी सारे लोगों को एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में वो जो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने वाला यूनिट है उसमें मुझे भी दिक्कत आई थी, काफी लोगों को भी दिक्कत आती है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप डेटर्स कैश अच्छे से निपटा दो। इन्वेंट्री जो है आप ईओक्यू वगैरह कॉस्टिंग में ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो आपको खाली एक बार नजर मार लेनी है। बिकॉज उस पे ऐसा नहीं है कि उस पे सम नहीं आता। मई 22 के पेपर में ईओक्यू पे, एफएम के पेपर में भी सम आ चुका है। मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स में जहां तक मेरा आइडिया है ज्यादा कुछ है नहीं। एंड एक आपका यूनिट, थियरी यूनिट है, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये तीन यूनिट्स जो मैंने बताया, डेटर्स, कैश एंड एस्टिमेशन, अगर आप इन्हें भी पक्का कर दो तो इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। तो ये 5 चैप्टर्स, वंस अगेन आई टेल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज एनालिसिस, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड रिस्क एनालिसिस, आपका रेशियो एनालिसिस एंड आपका ये वर्किंग कैपिटल के तीन यूनिट्स, अगर आप इतना भी एफएम में कर लेते हो तो आई वुड बी श्योर कि आप एफएम के 60 नंबर में से 45 तो आराम से स्कोर कर लोगे। एंड इको में अगर आप चैप्टर 1 कर लेते हो साथ में और सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हो तो उसमें भी आप 15 मार्क तो स्कोर कर लोगे। तो यहाँ से 45 15 यू स्टिल रीच एन एग्जामेशन। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो मतलब जो भी बच्चे देख रहे हैं वो डरना मत कि हमारा रह गया, आप ऐसे करके अच्छा स्कोर कर बिल्कुल सकते हो, और बिल्कुल। बहुत लोग करते भी हैं ऐसे। इतना कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है कि आप टेंशन लो इस चीज की। टेंशन से याद आया दे भाई, क्या होता है कि जब एग्जाम को 1 महीने बचते हैं ना तो टेंशन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि 1 महीना बचा हुआ है और हमने रिवीजन कर लिया, लेकिन तो भी ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं। अगला चैप्टर करते हैं तो ऐसा लगता है पुराने का तो सब भूल ही रहा हूँ मैं, क्या था इसमें, एग्जाम में कैसे याद आएंगी ये चीजें। 5 मिनट पहले ही पढ़ी चीजें भी टेंशन के चक्कर में भूल जाते हैं कि अभी 5 मिनट पहले पढ़ा था वो भूल गए, फिर एग्जाम में तो क्या ही याद आएगा। तो ये जब तक एग्जाम हो नहीं जाता ना ये टेंशन लगी रहती है। तो इससे क्या होता है ना कि कई तो मोटिवेट होकर पढ़ लेते हैं कि ठीक है भाई अभी भी कम प्रेशर है, अभी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, एग्जाम तक और अच्छा मेहनत करेंगे। लेकिन कई लोग क्या होता है ना कि वो टेंशन में आ जाते हैं कि हम तो भूल ही रहे हैं, इससे अच्छा पढ़ते ही नहीं है, कई लोग सोच लेते हैं ऐसा। तो आप कैसे टैकल करते थे ये सब चीजें? ओके, तो एग्जाम के जो 1 महीने पहले है, एग्जाम के जो 15 दिन पहले है, पहली चीज जो मैंने देखा है इज द रिस्ट्रिक्शंस विच हैव बीन पुट इन द एनवायरनमेंट। कि भाई जंक फूड मत खा भी, भाई बाहर घूमने मत जा भी। आप मुझे एक बात बताओ, ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम के 1 महीने पहले आप पर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थोप दिए जाए, तो डोंट यू थिंक आपकी लाइफ जो है वो एक डाउनफॉल स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ वो तो हो ही जाएगी जब हमें इतनी सारी चीजें आ एंड जाएंगी। डोंट यू थिंक कि ये डाउनफॉल की वजह से, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी और इन द एंड आपकी स्टडीज अफेक्ट होगी। हो गई वो तो सब चीजें होनी है यार, ये तो सब तो। सबसे पहली चीज है ये एनवायरमेंट के रेस्ट्रिक्शंस को पूरा 100% कभी रेस्ट्रिक्ट होने ही नहीं देता। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के जब 15 दिन बचते थे ना, तब आई गेस आईपीएल भी स्टार्ट हो गया था, आईपीएल चल रहा था। रोज रात को मैं जाके 15, मुझे लगता है आधा 1 घंटा तो आईपीएल देख ही लेता था पापा के साथ। फिर कभी मम्मी के साथ बात कर ली, जब पापा घर पे नहीं होते तब मम्मी के साथ बात कर ली कि आ, मतलब वही नॉर्मल लाइफ वाली बात है। तो ये सारे ना थोड़े से, उतना भी ज्यादा अपने आप को बंद करके नहीं रखने का किसी चीज में। सी, हमारे जो, मेरे जो सर है वो हमेशा कहते हैं कि सीए इज नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी वो जो एनवायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस है वो अपने अंदर आने मत दो। 100% मत आने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत आने दो, अगर आलसी वालसी हो रहे हो तो आने दो। तो पहला रीजन तो ये है, थोड़ा सा जंक फूड खाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा आप घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे उल्टा आपका माइंड फ्रेश होगा। ये पहला। दूसरा टाइप का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, या दूसरे टाइप का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो आता है सीधा एग्जाम के दिन की सुबह। 2 बजे एग्जाम है, आप सुबह 4 बजे उठ के कप कपा रहे हो, भाई मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूं। 4 बजे? उसके लिए भी एक के पास देखो, काफी सारे एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, एग्जाम के दिन सुबह उठ के रिवाइज करने लगते हैं पूरा पोर्शन सुबह से। मैं बोलता हूँ ये प्रैक्टिस अगर हो सके तो अवॉइड करो। सी, अगर आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हो क्या करने का, एग्जाम दोपहर के 2 बजे होती है, आराम से सुबह 8 बजे उठो, पहले तो नींद कंप्लीट करो, ये बहुत बड़ी चीज है। 4-5 घंटे सोने से, या दे से कि 6 घंटे में साउंड स्लीप मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से हम जैसे सीए एस्पिरेंट्स के लिए ये एक मिथ है, हम लोगों को अच्छी खासी नींद लेना बहुत जरूरी है, वरना थिंग्स वोंट वर्क आउट। तो पहले तो सुबह शांति से 8 साढ़े 8 बजे उठो, चाय वाय पियो, ठीक है, 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक नहा धो के फ्रेश हो। एंड ये जो टाइम है 9:30 बजे से लेकर के अराउंड 12:30 या 1 बजे तक का, अपने पसंद की कोई भी एक आरटीपी उठाओ। जैसे अब मैं बोलता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एफएमईको की मई 22 की आरटीपी बहुत अच्छी लगती है, उसका हर क्वेश्चन मुझे आता है। उठाओ उस आरटीपी को, शुरुआत से एंड तक हर एक आंसर लिख के प्रैक्टिस करो, हर एक सोल्यूशन खुद से सॉल्व करो। इससे होगा क्या, इसके दो फायदे हैं। पहली चीज, हमारा एक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे अब मैं बोलता हूँ आप एक कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व करते हो, एंड उसमें समझो पूरे चैप्टर में 10 एडजस्टमेंट है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और उसमें से 6 एडजस्टमेंट उस सम में है। तो आपका माइंड क्या करेगा, आपने एक एडजस्टमेंट सॉल्व किया ना, आपको उससे रिलेटेड दूसरा एडजस्टमेंट ऑलरेडी याद आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से रिवाइज किया हो तो एक एडजस्टमेंट से दूसरा एडजस्टमेंट आपके माइंड में अपने आप रिवाइज हो जाएगा, फिर आप दूसरे पॉइंट पे जाओगे, आपको उससे रिलेटेड कुछ याद आएगा। दिस इज द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको एक से दूसरी चीज लिंक कराएगा। एंड जब आप पूरे आरटीपी फिनिश कर दोगे ना, सॉल्व करके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 90 से 95% सिलेबस रिवाइज हो गया। 50% जो आपने आरटीपी से किया, वो बैलेंस 40-45% आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रिवाइज करवा दिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड दूसरी चीज, काफी एस्पिरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमने तो बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन एग्जाम के दिन हमारी हाथ की स्पीड ही नहीं बैठ रही। तो मेरे भाई, हाथ को वो वार्म अप भी तो चाहिए। तो ये आरटीपी प्रैक्टिस ना सिर्फ आपका रिवीजन करवाएगा, ना सिर्फ आपके माइंड को एक्टिवेट करेगा, आपकी राइटिंग्स प्रैक्टिस भी करवा के आपके हाथ को भी एक्टिवेट कर देगा। फिर देखो पेपर में कैसे क्वालिटी क्वांटिटी एक साथ निकलती है। सो दीज टू एक्सरसाइजेस आई रिकमेंड। देव भाई, हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में वीडियो एंड करते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एफएमईको की स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, और उसमें कुछ आपके नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो, मतलब वगैरह वगैरह। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे कि आप मिसगाइड कर रहे हो, और क्या आपके इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, मिसगाइड की तो बात नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था। मैंने मतलब जैसे अभी आपको मेरी एफएम की स्ट्रैटेजी शेयर करी, तो उसमें क्या ना, मैंने डिविडेंड डिसीजंस ये चैप्टर के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं करा। एंड उसमें जो है मुझे एक दो ग्रॉस कमेंट्स आ गए कि भाई तू डिविडेंड डिसीजन को कैसे इग्नोर कर सकता है। इज दैट कि आई सेड कि भाई मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी शेयर करी है, ये एक अगर टाइम बचे तो तुम्हें भी वो करना चाहिए। एंड फिर वो मुझ पे चढ़ गया कि भाई क्या बोलते हैं, हाँ भाई, कि तू क्रैश कोर्स करे, कुछ भी करे, डिविडेंड डिसीजन इज अ मस्ट। फिर मैंने उनसे बात भी की। सो क्या होता है ना कि जब आपके सामने कोई बंदा अपनी स्ट्रैटेजी रखता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 100% उसे फॉलो करो। अगर यूट्यूब पे 10 क्रिएटर्स ने 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी शेयर की होगी, मैं उनमें से एक एक पॉइंट पिकअप करूंगा, एंड उन 10 पॉइंट्स को, मतलब हर एक क्रिएटर की स्ट्रैटेजी से एक या दो पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे, मैं सिर्फ उन्हें पिकअप करूंगा, एंड उन सब पॉइंट्स को मिला करके 11वीं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो अगर भाई तुझे मेरी डिविडेंड डिसीजन वाला पॉइंट अच्छा नहीं लगा है, तो उस पॉइंट को भूल जाना, वो किसी और क्रिएटर से उठा ले अगर तेरे पास टाइम है। एंड मैंने पहले ही बोला है कि टाइम है तो करो, टाइम नहीं है तो यू हैव टू बी, समटाइम्स यू हैव टू कंसाइज योरसेल्फ। देखो, हर बार अगर आप ये सोच रहे हो कि आप गधा मजदूरी करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। दिस इज अ सीए एग्जाम। सो बस ये सीन हो गया था। एंड हमारे सीए फ्रैटर्निटी में भी आपको पता है कि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ग्रॉस वो मतलब एंग्री हो जाते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो बस उनसे, ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस होल हार्टेडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो, एंड यू फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, बस। तो देव भाई की एफएमईको की स्ट्रेटेजी की वीडियो जो थी, वो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बाकी आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पर यूजर नेम आ ही रहा होगा दोनों का।
बाकी देव भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ में वीडियो जोड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करके। आशा करते हैं आप हमारे साथ में चैनल पे ऐसे आते रहोगे बार बार। भाई गुड, थैंक यू।